हेलो एवरीवन, पार्ट 8 देख रहे हैं जिसके अंदर हम सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं। पार्ट नंबर 54 है ये हमारा। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप इसमें देखिएगा ये वाले सारे लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए गए हैं। आप जाके वीडियोस को देखिएगा। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पे डबल टाइम लिखा गया। हाँ जी, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो इंट्रो की बात कर रहे हैं। एक एजेंसी है, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन। मेन तो यही चीज़ है, करप्शन के लिए ये बनाई गई थी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 के अंदर बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है। तो संथानन कमेटी द्वारा जो कि बनाई गई थी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि 1962 से 64 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। उसने रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ कमीशन होना चाहिए जो कि करप्शन के लिए मेनली वर्क करे। तो ओरिजिनली जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट, इस पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद 2003 के अंदर रिसेंटली पार्लियामेंट एनेक्टेड अ लॉ कन्फरिंग द स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द सीवीसी। तो 2003 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। पहले ये स्टैट्यूटरी स्टेटस में नहीं आती थी, पहले ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, लेकिन अब ये इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, तो आप नो मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑथराइज्ड किया कि जो सीवीसी है ना वो एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कि रिसीव करती है सभी रिटन कंप्लेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑन एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। तो रिटन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी ने भी अगर कंप्लेंट की है कि किसी भी ऑफिस में अगर मिसयूज हो रहा है किसी भी चीज़ का या फिर करप्शन वगैरह हो रही है, तो रिटन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सीवीसी जो है इज कंसीव्ड टू बी अपेक्स, मतलब सबसे हाई लेवल की ऊंची विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है एंड फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, एग्जीक्यूटिंग की बात हो, रिव्यूइंग की बात हो, रिफॉर्मिंग की बात हो, उस चीज़ में ये अपना रोल प्ले करती है। तो ये सारा अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में आपको याद रखना है कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3, क्योंकि एक तो चेयरपर्सन हो गया ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी। और ये किसकी रिकमेंडेशन के साथ इन तीनों को सिलेक्ट करता है, तो वो 3 बंदे कौन से हैं, एक तो पीएम जो कि हेड होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि लोकसभा का होता है। तो इन तीनों की रिकमेंडेशन के साथ प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देता है। दे होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ द 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर हो, विच एवर इज द अर्लियर। एंड ये एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो सेंटर के अंदर हो और स्टेट के अंदर हो, उनके साथ ये एलिजिबल नहीं है दोबारा से फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है, इनकी
कंडीशंस से इनकी जो मतलब ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं उससे, अगर ये इन कंडीशंस को फुलफिल करे, पहली बात जब वो इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट हो गए हो, दूसरी चीज़ अगर उनके अंदर इन्वॉल्व हो मॉरल टर्पिट्यूड मतलब ऑफेंस अगर उन्होंने किया हो जैसे करप्शन वगैरह, ठीक है, उस मामले में इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तीसरा कि अगर उनको लगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, ठीक है, कोई कहीं और जगह पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है कि अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ही वो अनफिट हो चाहे बॉडी या माइंड से, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाता है इफ़ ही हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट द प्रेजुडिशली हिज ऑफिशियल फंक्शंस को, उस मामले में इनको हटाया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है और कौन से 2 ग्राउंड्स पे, पहला मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के मामलों में भी इनको हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट इस चीज़ के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी सौंप देगा, फिर इंक्वायरी से प्रेसिडेंट अगर ये इनका मतलब इंक्वायरी में ये होल्ड किया जाए कि इन्होंने किया है सब कुछ, तो इनको प्रेसिडेंट हटा देगा। उसके बाद इफ़ ही इज़ डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, उसके अंदर कुछ कंडीशन है। इफ़ ही इज़ कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटरेस्टेड हो। दूसरा पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट ऑफ arising therefore otherwise than as the member in and in common with the other member of an incorporated company। तो कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हुए और फिर पलट जाएं ये बाद में जाके, तो बेसिक मीनिंग इनका ये है, मीन्स मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी के मामलों में वो आ जाते हैं। और जो इनकी सैलरी अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, वो सिमिलर किसके होंगी, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के जैसे, एंड जो और सिमिलर टू द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। तो बाद में आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी डिसएडवांटेज इनको नहीं देना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कंपोजिशन में कवर कर ली। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो सीवीसी है इसका अपना जो है ओन सेक्रेटरीट है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है, ठीक है, और एक विंग ऑफ कमिश्नर फॉर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी हैं जिसको सीडीआई बोला जाता है, ठीक है। और मोटा मोटा सा अगर देखा जाए तो एक सेक्रेटरीट हो गया इनके पास, एक सीटीई चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग हो गई, और दूसरा चीफ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई। अब जो सेक्रेटरीट है उनके अंदर कौन कौन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी और अदर ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं। तो ये 5 की टीम होती है, ठीक है, 5 की टीम इन द सेंस 5 रैंक्स के अंदर लगे होते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है सीटीई, ठीक है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग, इनके अंदर कौन कौन होता है, टेक्निकल विंग के अंदर टेक्निकल लोग होंगे, तो उसके अंदर कौन होता है, चीफ इंजीनियर्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, और भी स्टाफ से जो कि इंजीनियरिंग स्टाफ होता है, ठीक है। उनका काम मेनली क्या होता है, टेक्निकल ऑडिट करना ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल। दूसरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी केस को अगर कंप्लेंट रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन वर्क से। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ हेल्प टू द सीबीआई, सीबीआई की हेल्प में अगर इनको ज़रूरत है तो भी सॉरी माय बैड, तो उनकी ये टेक्निकल मैटर्स में ये उनकी हेल्प कर सकते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन द दिल्ली। उसके बाद टेंडरिंग ऑफ एडवाइस एंड हेल्प टू द सीवीसीज एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन विजिलेंस केसेस इन्वॉल्व इन द टेक्निकल मैटर। कोई भी टेक्निकल मैटर में अगर किसी भी चीज़ को किसी को भी हेल्प चाहिए तो ये उनकी हेल्प करते हैं। कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की अगर थर्ड वाले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ये इंक्वायरी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ओरल इंक्वायरी इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। तो उस केस में ये सीडीआईज जो कि कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होते हैं उनमें ये काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की।
तो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। तो इनके सीवीसीज के फंक्शंस क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो पहला कि इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई कंडक्शन इनको इंक्वायरी रखनी है तो वो ये कर सकते हैं। जहाँ पे अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो मतलब एलिज पाया गया बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे ये इंक्वायरी कर सकते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि आपका 1988 का है। उसके बाद ये इंक्वायरी कर सकते हैं आपकी किसी भी अगर कंप्लेंट के अंदर ऑफिशियल बिलोंग करता है टू बिलो मेंशन कैटेगरीज, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं, वो भी सेम इसी एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 के अंदर, जैसे कि मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन एंड द ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्पेसिफाइड लेवल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा ये एक्सरसाइज कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट्स ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि रिलेट करता है इन्वेस्टिगेशन से ऑफ द ऑफेंस एलिज टू हैव द कमिटेड अंडर द सेम वही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि 1988 का है। और जो ये डीएसपी ही है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये रिक्वायर करती है टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ती है बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन into the offence committed by the officer of rank of joint secretary and above central government and its authorities। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे ये डायरेक्शन दे सकते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंट्रस्टेड टू इट अंडर द जो DSPE एक्ट है, जो कि कब बना था 1964 के अंदर। उसके बाद फिफ्थ ये रिव्यू कर सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही हैं, उसको देख सकते हैं कि सही चल रही हैं या नहीं चल रही। ये भी सेम उसी वाले एक्ट करप्शन एक्ट के अंदर जो कि 1988 में आया था। उसके 7 ये एडवाइस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड अथॉरिटीज़ को कि कैसे कैसे काम करना है इस मैटर में, कोई भी जो पर्टिकुलर मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एक हमने 6th पॉइंट छोड़ दिया, ये रिव्यू करते हैं किसी भी प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन, कोई पेंडिंग अगर पड़ी हुई है तो पेंडिंग वाली को भी 6th पॉइंट, पेंडिंग अगर कोई केस पड़ा हुआ है उसको भी ये इंक्वायर कर सकते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो 8th पॉइंट है टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ द अथॉरिटीज़। उसके बाद 9th में ये है कि ये इंक्वायर कर सकते हैं कंप्लेंट्स को अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब कहने का मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो इंक्वायर करके उसका अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसर्न विद द सीवीसी इन मेकिंग द रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी हेल्प लेगी, इसकी मतलब कंसल्ट करेगी सीवीसी से कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं विजिलेंस के मामलों में एंड द डिसिप्लिनरी मैटर रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो चेयर is also the chairperson of the 2 committees on whose recommendation of the central government appoint the director of the Delhi special police establishment and the director of the enforcement। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो चेयरमैन है वो 2 और कमेटीज का मेंबर होता है। तो वो कौन कौन सी का होता है? तो पहला डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का और दूसरा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर आप पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बने। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है किस किस 2 कमेटीज़ का, तो डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट। इसको 100% मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कमेटी है वो कंसर्न करती है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जिसके पास एम्पावर्ड है टू रिकमेंड करने के या फिर कंसर्न करने के विद सीबीआई अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द एसपी एंड द अबव DSPE। तो ये जो कमेटी है ये सीबीआई के जो एसपीज वगैरह होते हैं उनको कैसे अपॉइंट करना है उनके अंदर कंसल्ट वगैरह करती है। उसका ये जो कमेटी है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट
इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू रिकमेंड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ लेवल डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव इन द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इन सब में भी रिकमेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं जूरिसडिक्शन की। हाँ जी, तो जूरिसडिक्शन मतलब सीवीसी की जूरिसडिक्शन कहाँ तक एक्सटेंडेड है वो देख लेते हैं। तो पहला है मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा, ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, पीएसपीज जो होते हैं उनके ऑफिसर्स जो स्केल 5 के होते हैं एंड इससे अबव वो इनके अंडर आते हैं। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं इन ग्रेड डी एंड अबव इन आरबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन बोर्ड होते हैं एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव ऑफ शेड्यूल ए एंड बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो भी इनके अंडर आते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन बोर्ड ऑफ E7 एंड अबव इन शेड्यूल सी एंड डी ऑफ PSUs। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो ए एंड बी के थे वो E8 के थे एंड E7 के थे जो वो सी एंड डी ग्रुप के थे, शेड्यूल के थे ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जब बात आती है। तो 6th पॉइंट हमारा आ गया, जो मैनेजर्स हैं एंड अबव इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी इनके अंडर आते हैं। और 7th नंबर पे जो सीनियर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं एंड अबव इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के जो होते हैं वो भी इनके अंडर आते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स ड्रॉइंग द सैलरी ऑफ 8,700 पर मंथ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट DA पैटर्न एज ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन and as may be revised time to time in the societies and the other local authorities, वो सभी इन्हीं के अंडर इनकी jurisdiction में आते हैं। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। तो वर्किंग में बात करते हैं, जो CVC है वो कंडक्ट करवाती है सारी प्रोसीडिंग्स और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। उसके बाद इसके पास पावर है, ये रेगुलेट करवा सकते हैं अपने प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, और इसके पास जो पावर्स हैं वो एक तरह की सिविल कोर्ट की पावर्स हैं एंड इसकी जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल करेक्टर की है। ठीक है, उसके बाद ये जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करवाती है एंड अनेबल इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन देम। एंटी करप्शन वर्क के ऊपर मेनली ये काम करेगी। और द CVC ऑन रिसीप्ट of the report of inquiry undertaken by any agency on the reference made by it advises the central government or any authorities to further course of the action। उसके बाद ये जो है जो रिकॉर्ड मतलब जो इनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो रिटर्न फॉर्म में होती लेते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। और ये अपनी जो रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट करवाते हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करवाते हैं और जो प्रेसिडेंट है वो फिर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में वो दोनों रिपोर्ट रखता है। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट में उसके हैव अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो कि विजिलेंस डिवीजन का हेड होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग द सेक्रेटरी और द हेड ऑफ द ऑफिस, जो सभी मैटर्स रिलेटेड टू द करप्शन वगैरह होते हैं उसको देखते हैं। और ये एक तरह से लिंक है या फिर ब्रिज आप बोल सकते हैं बिटवीन द आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड द CBI। उसके बाद इनके जो फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि मतलब ये CVO के सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के कि कलेक्ट इंटेलिजेंस कलेक्शन करनी है सभी ऐसी इंफॉर्मेशन की जो कि रिलेटेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस है ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टिगेट करना है उसके बारे में जो भी उनको नॉलेज गैदर हुई है। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि वो इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे एंड फोर्थ स्टेप है कि क्या
नेसेसरी एक्शन उनके बाद लेने हैं वो एडवाइस करना। तो ये 4 स्टेप हैं इनके। तो आई थिंक ये आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो हम चैप्टर देखेंगे वो सीबीआई के ऊपर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।